हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, इफ़ हिंदू फीमेल डाइज इन टेस्टेट विदाउट एनी चिल्ड्रन और एनी चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिजीज चिल्ड्रन, ठीक है ना। अगर कोई फीमेल हिंदू जिसके मतलब वो अगर इंटेस्टेट डाई कर जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है बिना किसी विल के, और उसके कोई चिल्ड्रन भी नहीं है या फिर चिल्ड्रन के चिल्ड्रन भी नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि एनी प्रॉपर्टी, फिर उस केस में उसकी प्रॉपर्टी के साथ में क्या होगा, देखिए, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ, ठीक है ना, डिवॉल्व्स अपॉन दी हायर्स ऑफ हर हस्बैंड। इसका मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी उसने अपने फादर से, नॉट फादर से, अपने हस्बैंड से या हस्बैंड के जो फादर हैं अपने फादर इन लॉ से इनहेरिट करी है, वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? वो प्रॉपर्टी उसके जो हस्बैंड के जो लीगल हायर्स होंगे उनके पास ही जाएगी। वो उसकी जो फीमेल है ना, फीमेल के जो मतलब मायके की साइड वाले जो हायर्स होंगे उनके पास में नहीं जाएगी, ठीक है ना। नाउ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर पेरेंट्स शैल नॉट डिवॉल्व अपॉन हर हस्बैंड और हिज हायर्स बट रिवर्ट टू हर नेटल फैमिली। इसी तरीके से उसने अगर कोई प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से एक्वायर करी है, उनसे इनहेरिट करी है, तो वो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के पास नहीं जाएंगे, मतलब उसके हस्बैंड के जो लीगल हायर्स होंगे उनके पास नहीं जाएंगे, बल्कि किसके पास जाएंगे? उसकी जो नेटल फैमिली है उसमें रिवर्ट बैक हो जाएंगे, उनके पास में चले जाएंगे। अब नाउ कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। एनी पर्सन हु कमिट्स मर्डर is disqualified from receiving any form of inheritance from the victim। मतलब अगर कोई पर्सन अगर मर्डर कमिट करता है तो वो आपका एक तरीके से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए। नेक्स्ट, फुल ब्लड इज़ ऑलवेज प्रीफर्ड ओवर हाफ ब्लड। मतलब जब भी बात आएगी फुल ब्लड और हाफ ब्लड वाले रिलेटिव्स के बीच में, तो फुल ब्लड वाले जो रिलेटिव्स होंगे, ठीक है ना, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी हाफ ब्लड के मुकाबले। इफ़ अ रिलेटिव कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म ही और शी इज़ स्टिल एलिजिबल ऑफ इनहेरिटेंस। अगर मान लीजिए कोई रिलेटिव है, वो आपका मतलब अपना धर्म हिंदू धर्म से कन्वर्ट करके किसी और धर्म का बन जाता है, तो भी वो आपका इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एलिजिबल होगा। विडो रीमैरिंग आर नॉट एंटाइटल्ड टू इनहेरिट एज विडो। देखिए, ये जो कंसेप्ट है कि जो विडो अगर रीमैरिज कर लेती है, मतलब दोबारा शादी कर लेती हैं, तो वो एज अ विडो वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट, मतलब जो उसके हस्बैंड का शेयर है उसको इनहेरिट नहीं कर सकती है। पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका जो अमेंडमेंट है ना 2005 वाला, उसके ज़रिए इसको हटा दिया गया है। अब विडोज़ जो हैं वो भी अपने पति का शेयर आपका उसके लिए को इनहेरिट कर सकती हैं अगर वो दूसरी शादी भी कर लेती हैं तभी भी। बट ये पॉइंट प्लीज़ आप डायरेक्ट से भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, नाउ द डिसेंडेंट्स ऑफ कन्वर्टेड रिलेटिव्स आर हाउ एवर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिसीविंग इनहेरिटेंस फ्रॉम देयर हिंदू रिलेटिव्स। तो बट ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा है कि अगर कोई सपोज़ कीजिए कि कोई हिंदू रिलेटिव है ना, वो आपका धर्म कन्वर्ट करके आप किसी दूसरे धर्म में चले जाता है, तो वो तो आपका प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, पर जो उसके डिसेंडेंट्स होंगे ना, जो उसके वंशज होंगे, ठीक है ना, वो आपके डिस्क्वालीफाइड होते हैं। वो आपका अपने रिलेटिव से प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं इनहेरिट कर सकते हैं? जब तक वो दोबारा से हिंदू ना बन जाए, ठीक है ना। और ये हिंदू बनने का प्रोसेस कब होना चाहिए? कि जिस रिलेटिव की प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करना चाहते हैं उसके डेथ से पहले। नाउ मेन फीचर्स क्या हैं? The act applies to all Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs, but not to Muslims, Jews, Parsis and Christians। ये आपके जितने भी मैंने आपको बताया था कि हिंदू वाली कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, तो उनमें सब में अप्लाई होगा, बट ये आपका मुस्लिम, ज्यूज़, पारसीज और क्रिश्चियंस जो हैं उनमें अप्लाई नहीं होगा। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन who has contracted marriage under the provision of Special Marriage Act 1954 सेक्शन 5। मतलब किसी पर्सन ने अगर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के ज़रिए के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग अगर उसने शादी की है, कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है, तो उसकी मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट
इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ये जो ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इसमें बनाया गया है ना, वो आपका उसका बेसिस क्या है, लव एंड अफेक्शन। मतलब जो ज़्यादा क्लोज है, जिनसे ज़्यादा लव एंड अफेक्शन किसी पर्सन का हो सकता है, उसी के हिसाब से ये ऑर्डर्स बनाए गए हैं। द एक्ट एंटाइटल्स इवन रिमोटेस्ट एग्नेट्स और कॉग्नेट्स टू बी दी हाईएस्ट। ठीक है, अब ये जो एक्ट है इसमें आपका जो रिमोटेस्ट आपके एग्नेट्स और कॉग्नेट्स जो होते हैं उनको भी एक तरीके से प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट दिया गया है, उनको भी एक तरीके से एंटाइटल किया गया है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए। द एक्ट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल हायर्स। अभी जब बात कर रहे हैं कि एक्ट कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है मेल और फीमेल हायर्स के बीच में, तो ये हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट वाला, जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट हुआ था 2005 का, उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। क्योंकि उसी अमेंडमेंट में फीमेल्स को भी को पार्टनर्स का दर्जा दिया गया, उनको भी ये कहा गया कि वो भी इक्वली उतने ही आपके मतलब प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए एलिजिबल होते हैं जितने की कोई सन होता है, किसी पर्सन का सन होता है। और साथ ही उनकी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जो कि बेटे की होंगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द एक्ट हैज़ डिस्पेंस्ड विद द रूल्स ऑफ सक्सेशन prevailing under मिताक्षरा एंड दयाभागा लॉ एंड प्रोवाइडेड अ यूनिफॉर्म कोड फॉर डिटरमाइनिंग रूल्स ऑफ सक्सेशन। जैसे हमने मिताक्षरा और दयाभागा जो हमने स्कूल्स था, स्कूल जो प्रीवियस स्कूल्स हैं आपके हिंदू लॉ के, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इनमें जो प्रॉपर्टी का जिस तरीके से डिवीज़न होता था, एक तरीके से इसने एक यूनिफॉर्म इनको हटाकर, ठीक है ना, इनको हटाकर इन्होंने एक यूनिफॉर्म कोड बना दिया जो सारे हिंदूज़ पे आपका एप्लीकेबल होगा। अब वो मिताक्षरा या दयाभागा जो लॉ था उससे गवर्न ना होकर इस सक्सेशन के रूल से आपका गवर्न होंगे। ठीक है ना। द एक्ट हैज़ अबॉलिश्ड हिंदू वुमेन्स लिमिटेड एस्टेट एंड मेड हर एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी even with regard to the properties under their lawful possession on the commencement of the act। तो इन्होंने बेसिकली जो हिंदू वुमेन का जो लिमिटेड एस्टेट वाला जो एक्ट मतलब कॉन्सेप्ट था उसको इसने अबॉलिश करा इस एक्ट ने। मतलब पहले क्या था कि जो वुमेन होगी, हिंदू वुमेन जो होगी, वो किसी भी मतलब जो भी प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में है उसके एक तरीके से लिमिटेड ओनर होगी, है ना। ये पहले कहते था, पहले जो आपका एक्ट था वो ये कहता था जो सक्सेशन से रिलेटेड था। बट इस एक्ट के आने के बाद में इसको हटा दिया गया और उन्होंने कहा कि जो हिंदू वुमेन होगी वो लिमिटेड एस्टेट की एब्सोल्यूट ओनर होगी। ठीक है ना। फाइन। एब्सोल्यूट ओनर होगी इवन विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टीज़ अंडर देयर लॉफुल पोजेशन। मतलब उसके अगर प्रॉपर्टी कोई लॉफुल पोजेशन के अंडर उसकी मतलब उसके अंडर कोई लॉफुल पोजेशन के अंडर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी भी वो एब्सोल्यूट ओनर होगी, मतलब वो अपने हिसाब से उसको डिस्पोज कर सकती है। द राइट ऑफ चाइल्ड इन वूम एट द इंटेस्टेड डेथ and subsequently born alive shall relate back to the date of intestate death। अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन की मतलब उसकी डेथ हो रही है, उसने कोई विल नहीं बनाई है ना, और उस टाइम पे उसकी जो वाइफ है, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब उसके बच्चों के जो उसके जो सन या डॉटर होंगे उनके अगर कोई बच्चे वगैरह होने वाले हैं, ठीक है ना, वो वूम्ब में ही है ना, और उसकी डेथ से पहले आपका वो मतलब वो आपका क्या कहते हैं उसकी डेथ से पहले अगर वो आपका बॉर्न हो जाते हैं तो उनका भी आपका प्रॉपर्टी में राइट होगा। ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो उनकी डेथ से पहले बॉर्न हो, बट ये है कि हाँ इंटेस्टेड की जब डेथ हुई थी तो देवर एट दैट टाइम देवर इन दी वूम्ब ऑफ मदर। ठीक है ना, मतलब वो एक तरीके से एग्जिस्टेंस में थे, वो अपने माँ के गर्भ में थे। द एक्ट गिव्स टू एन अनमैरिड वुमेन, अ विडो or a woman deserted by or separated from her husband the right to residence in her father's home। ठीक है, तो ये एक्ट जो है वो किसी भी अनमैरिड वुमेन को या किसी विडो को या ऐसी वुमेन जिसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है या वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले चुकी है, उसको एक तरीके से उसको राइट प्रोवाइड करती है कि वो अपने फादर के घर में रह सके। ठीक है, उसमें रहने का उसको अधिकार होता है। The disqualified hire as is treated as one who has pre-deceased the intestate। तो जो disqualified hire होगा उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उसने मतलब उसने किसी भी मतलब वो किसी भी तरीके से वो आपका रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, इंटेस्टेट की डेथ के लिए। नाउ डिजीज़, डिफेक्ट और डिफॉर्मिटी is now not any ground of exclusion from inheritance under the act। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन
किसी डिजीज़ से या किसी डिफेक्ट या कोई डिफॉर्मिटी है उसमें, तो ये एक तरीके से ये उसको मतलब एक ग्राउंड नहीं माना जाएगा उसको इनहेरिटेंस एक्वायर करने से या प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से। Ancestry is no longer a ground of exclusion from inheritance on the part of the woman. So अब जो एंसेस्ट्रिटी है उसको भी एक ग्राउंड नहीं माना जा सकता है, मतलब इसके बेस पे किसी पर्सन को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से। Then the act entitles a male Hindu to dispose of his interest in a मिताक्षरी co-partitionary property by will। मतलब ये कहता है कि ये एक्ट ये कहता है कि ये किसी भी हिंदू मेल को है ना ये राइट देता है कि वो अपना जो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो भी उसका इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट को मतलब उसका जो राइट बनता है उस प्रॉपर्टी में, जो उसका पार्ट है, जो उसका शेयर है, उसको अपने हिसाब से अपनी विल के हिसाब से डिस्पोज कर सके। ठीक है ना। नाउ राइट अबाउट, ये तो हमारा क्लियर हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इसका डिस्कस कर दिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राइट अबाउट डिवॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन मिताक्षरा कोपार्सनरी अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मतलब मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो कैसे डिवॉल्व होएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं मैं लिख के मैं आपको बता देती हूँ। इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ that daughter of co-partner, that daughter of a co-partner shall be a co-partner in the same manner as the boy। ठीक है ना। some rights, ठीक है ना, same rights of succession to a daughter as that of the son। तो ये देखिए ये जो मैंने बात लिखी है ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का अमेंडमेंट कहता है कि कोई भी जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें जो बेटियां होती हैं, जो डॉटर्स हैं, वो भी आपका को-पार्टनर हो सकती हैं, को-पार्टनर होती हैं। ठीक है ना। और उनकी भी इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जैसे कि किसी बेटे की होंगी। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी अंडर मिताक्षरा लॉ शैल डिवॉल्व बाय टेस्टामेंट्री और इनटेस्टेड सक्सेशन एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप। ये देखिए ये बात भी ये जो बात लिखी है ये भी आपका हिंदू सक्सेशन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का था, उसके अकॉर्डिंग है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली जो होती है उसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि मिताक्षरा लॉ से गवर्न कर रहा है। ठीक है ना। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी जो कि मिताक्षरा लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवॉल्व हो सकती है, टेस्टामेंट्री तरीके से भी हो सकती है, इंटेस्टेड सक्सेशन की भी तरीके से हो सकती है, बट सर्वाइवरशिप के हिसाब से नहीं डिवॉल्व होगी। जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है वो क्या कहता था, उसका मैं आपको देखिए एक PDF दिखाती हूँ, उससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है इंटेस्टेड सेक्शन में सेक्शन 6 देखिए, व्हेन अ मेल हिंदू डाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हैविंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एन इंटरेस्ट इन अ मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी shall devolve by survivorship upon the surviving member of the co-partner and not in accordance with this act। देखिए ये क्या कहता है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये कहता है कि कोई भी हिंदू जो मेल है, ठीक है ना, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर उसका कोई भी शेयर बनता है, उसका कोई इंटरेस्ट है मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी मतलब जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें अगर कोई उसका इंटरेस्ट है तो वो कैसे डिवॉल्व होएगा, सर्वाइवरशिप के ज़रिए, ना कि इस एक्ट के ज़रिए। मतलब जो उसका इंटरेस्ट होगा वो सर्वाइवरशिप के बेस में डिवॉल्व होगा। ठीक है ना। जबकि अमेंडमेंट जो 2005 का जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि जो भी आपका मेल हिंदू होगा, ठीक है ना, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सर्वाइवरशिप के ज़रिए आपका इनहेरिट नहीं होगी, वो आपका टेस्टामेंट्री। ये कहता है कि 2005 का अमेंडमेंट ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी मतलब कोई भी आपका जो को-पार्सनरी प्रॉपर्टी है, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें जो भी इंटरेस्ट है वो टेस्टामेंट्री या इनटेस्टेड सक्सेशन से डिवॉल्व होगा, ना कि सर्वाइवरशिप। तो ये एक तरीके से बेसिक डिफरेंस हो जाएगा किसके बीच में, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 वाला अमेंडमेंट एक्ट जो था 2005 का। पर इसी के साथ में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाला ये बात भी कहता है कि मान लीजिए कि जो डिजीज़ पर्सन है, देखिए यहाँ लिखा है ना, प्रोवाइडेड दैट इफ द डिजीज़ हैज़ लेफ्ट हिम सर्वाइविंग अ फीमेल रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई जो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई, मेल हिंदू है, उसकी डेथ हो गई और उसकी
जो वाइफ है वो ज़िंदा है, ठीक है ना, वो अलाइव है, और वो जो कि मेंशन की गई है क्लास फर्स्ट हायर में मेंशन की गई है, अगर वो अलाइव है, ठीक है ना, या फिर उसका कोई ऐसा रिलेटिव, ठीक है ना, जो कि आपका उस क्लास में क्लास फर्स्ट हायर में मेंशन किया गया है, वो उस फीमेल के मतलब उस पर्सन की जो विडो है उसके ज़रिए अपना जो मिताक्षरा को पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसमें अपना राइट क्लेम कर सकता है। साथ ही जो प्रॉपर्टी होगी ना वो किसके ज़रिए डिवॉल्व होएगी, टेस्टामेंट्री या इनटेस्टेड सक्सेशन के ज़रिए होगी, ना कि सर्वाइवरशिप। इसका मतलब क्या है, सर्वाइवरशिप के ज़रिए कब डिवॉल्व होएगी कि अगर उसकी कोई जो वो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है उसकी कोई वाइफ नहीं है, उसका कोई मतलब क्लास फर्स्ट का कोई लीगल हायर नहीं है, तब सर्वाइवरशिप से। पर अगर मान लीजिए क्लास फर्स्ट जो हायर्स में उसकी वाइफ अगर ज़िंदा है ना, और उसी जो क्लास फर्स्ट हायर की सीरीज़ में कोई रिलेटिव उसका अलाइव है, तो वो आपका उनको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो इंटेस्टेट या टेस्टामेंट्री सक्सेशन के ज़रिए मिलेगी, ना कि सर्वाइवरशिप। मतलब यही बात, ठीक है, ये तो उन्होंने इस तरीके से लिख दी है, तो यही बात आपका 2005 के अमेंडमेंट में क्लैरिफाई कर दी गई है। फाइन, तो होप ये आपको जो डिफरेंस था ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम कि नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज पायस ओब्लिगेशन ऑफ सन अगेंस्ट डेब्ट ऑफ हिज फादर। ये क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट, ठीक है ना, कोई भी कोर्ट जो है वो किसी बेटे से, ठीक है ना, उसके फादर के जो डेब्ट्स हैं, उसके फादर के जो डेब्ट्स हैं उनके लिए मतलब कोई केस की सुनवाई वो कोई कोर्ट नहीं कर सकता है। मतलब जो बच्चे हैं उनकी कोई भी पायस ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जो उनके पिता हैं उनका जो भी डेब्ट है उसको क्या करें, मतलब उसको डेब्ट को पे करने के लिए वो ज़्यादा लायबल नहीं है। बट किस केस में, वो अब मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन है, उसको अपने पिता से 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मिली, ठीक है ना, पर जो उसके पिता के ऊपर ऋण था, कितने का, 15 लाख रुपए का उसका पापा के ऊपर ऋण था। तो ये जो 15 लाख रुपए का जो ऋण है, ठीक है ना, मतलब 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी से मिली है, तो ये सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए है वो अपने डेप्टर्स को पे करे। फाइन, एक चीज़ इसमें एक और बात है मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना, अगर आपका उसका जो ट्रांसफ़र हुआ है आपका, वो आपका ये बोलते हैं ना दिसंबर 2004 से पहले अगर हुआ है, ठीक है ना, तो आपका उस केस में जो चिल्ड्रन होंगे, जो चिल्ड्रन नहीं, जो डेप्टर होंगे, ठीक है ना, अगर कोई भी जो ट्रांसफ़र है, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, रुकिए। ये देखिए इस पेज में ये आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का अमेंडमेंट है, 2005 का अमेंडमेंट में इसमें देखिए सेक्शन 4 देखिए, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, grandson or great grandson for the recovery of any debt due from his father, grandfather or great grandfather solely on the grounds of pious obligation under the Hindu law of such son, grandson or great grandson to discharge any such debt। मतलब ये कहता है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के इफेक्ट में आने के बाद, इसके कमेंसमेंट के बाद कोई भी कोर्ट जो है वो ऐसे किसी को केस की सुनवाई नहीं करेगी जिसमें आपका जो कोई सन है या ग्रैंड सन है या ग्रेट ग्रैंड सन है, ठीक है ना, उसको मतलब जो डेप्टर हैं उससे उसके फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर जो है ना, उनके जो भी डेप्ट होंगे, मतलब जो भी उन्होंने कर्ज वगैरह लिया होगा उसकी रिकवरी से रिलेटेड होगा, सोनली ऑन द ग्राउंड ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। कहते हैं ना कि बोलते हैं ना ये धर्म है उनका, पायस ऑब्लिगेशन मतलब एक तरीके से पितृ ऋण है उनके ऊपर, या हम कह सकते हैं उनके ऊपर वैसा ऋण है पूरा करने के लिए जो उनकी एक तरीके से ओब्लिगेशन बनती है, ये नहीं होगा कि मतलब पायस ऑब्लिगेशन के बेस पे उससे डेप्ट रिकवर नहीं कर सकते। बट इसमें कुछ कंडीशन भी दे रखी हैं, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी डेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 nothing contained in this subsection shall affect the right of any creditor, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई भी जो डेप्ट है, ठीक है ना, पर इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, ये तो इसके बाद है कि 2005 के बाद में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो, पर अगर 2005 से पहले की बात है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है कि जो क्रेडिटर हैं वो आपका सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन जो हैं उनसे मतलब उस डेप्ट की रिकवरी के लिए आपका प्रोसीड कर सकते हैं। फाइन, केस किससे पहले का होना चाहिए, आपका हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से पहले का होना चाहिए।
मतलब अगर 2005 से पहले का है तो वो पायरस ऑब्लिगेशन के बेस पे डेब्ट की रिकवरी नहीं कर सकते हैं, है ना। बट अगर उससे बाद का केस है तो जो क्रेडिटर्स हैं वो अपने डेब्ट की रिकवरी किसी मतलब जिनको उन्होंने कर्ज दिया है उनके सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन से कर सकते हैं। Any alienation made in respect of or in satisfaction of any such debt or any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same manner and to the same extent as it would have been enforceable as if the Hindu Succession Amendment Act had not been enacted। ठीक है ना, फाइन। देन इसमें देखिए एक बात लिखी है, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू पार्टीशन विच हैज़ बीन अफेक्टेड बिफोर 20th day of December 2004। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टीशन जो है वो आपका 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है, ठीक है ना, तो उस पर आपका ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया। तो ये फ्रेंड्स ये मैंने थोड़ा सा उसमें मिस्टेक कर दी, मैंने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से किस तरीके से मिताक्षरा को पर्सनली प्रॉपर्टी का डिवॉल्यूशन होगा ये लिखा है, जबकि ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के हिसाब से किस तरीके से मिताक्षरा जो को पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका डिवॉल्यूशन होगा, हिंदू प्रॉपर्टी का डिवॉल्यूशन होगा, उसके बारे में मैंने मेंशन किया है। तो आप प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।